अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और लेटर ऑन अपलोड कर देंगे ताकि आपके लिए वो लेटर ऑन हेल्पफुल रहे जब आप असाइनमेंट करें। तो मैं क्विकली स्टार्ट करता हूँ आफ्टर द ब्रेक। जो हमने चीज़ें की हैं उससे मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा और फिर आपको क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले अभी का जो आज का असाइनमेंट भी एट द एंड वो है कि पेपर को क्रिटिकली आप लोगों ने रीड करना है। क्रिटिकली रीड करने के लिए ऐसे में बेसिकली वी हैव 5 स्टेप्स। नंबर 1, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। नंबर 2, हमें प्रपोज सोल्यूशन की थोड़ी बहुत ही हो न हो, लेकिन वी डू नॉट वांट कि हम डिटेल्स के बारे में जाएं, उसकी बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम चेक करें और वो बस ये कि हमने सोल्यूशन की, उसका वाई क्या है, उसका हाइपोथेसिस क्या है, वो क्या सोल्यूशन किस तरह का है, जनरल आइडिया। नंबर 3 पे हम देखते हैं कि कौन सी अवेलेबल अप्रोचेस हो सकती थी जो इस पर्सन ने यूज़ की हैं जिसका हम पेपर पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा क्या पॉसिबल मेथड्स हैं उनको हम लिस्ट ऑन हम करते हैं। हम देखते हैं कि वो उसने क्यों नहीं यूज़ किए, या अगर किए नहीं किए तो क्या इसने उसकी रीज़न बताई है, क्या उसने इसका दूसरों के साथ कंपेयर किया। नंबर 4 के ऊपर हम मेथडोलॉजी को एवेल्यूएट करते हैं। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने काफ़ी टाइम उस पर भी पहले भी इन्वेस्ट किया है, वो ये कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो सोल्यूशन जो प्राइमरी स्टडी हम पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च पेपर हम पढ़ रहे हैं, जो सोल्यूशन हमने देखा है दिया है उस प्राइमरी स्टडी ने, उसको उसने एवेल्युएट कैसे किया है, उसको उसने कैसे साबित किया है कि ये सोल्यूशन उसका है, ठीक है, उसको प्रूफ कैसे किया, उसका क्या एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कभी भी अपना कोई मेथड सजेस्ट करें, अपना कोई मेथड आप कहें कि ये मेरा कोई किसी प्रॉब्लम का सलूशन है, तो आप ही की जिम्मेदारी है आप उसको प्रूव करें कि ये किस तरह ये बात ठीक है, इस पे क्या एक्सपेरिमेंट करना है। तो अभी आप जितने भी पेपर पढ़ेंगे तो आप ये साथ साथ देखते रहें लोग कैसे करते हैं। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जिस तरह आपका में किसी बच्चे की टेक्स्ट समराइजेशन है, तो आप देखिए टेक्स्ट समराइजेशन को लोग कैसे एवेल्युएट करते हैं, क्या उसके कौन से मैट्रिक्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं ये काम पहले वाले काम से बेहतर है कि नहीं है। और फिर फाइनली लास्ट में हम देखते हैं जब पेपर को क्रिटिकली पढ़ रहे होते हैं कि इसने क्या कंपेरिजन ठीक की है, डिफरेंट लोगों के काम के साथ इसने अपने आप को कंपेयर किया, तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये 5 जो हैं स्टेप्स हैं जो हमें में से गुजरना पड़ता जब हम पेपर को क्रिटिकली रीड करते हैं। उसके बाद पेपर को क्रिटिकली रीड करने के लिए 4 बेसिक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जब भी आप इसको रीड करें तो इन चीज़ों का मद्देनज़र रखिए। ये कि नंबर 1, आपने ये ज़रूर जो है वो अज्यूम करें, आप पेपर को जब क्रिटिकली रीड कर रहे हैं तो आप उसकी हर चीज़ के ऊपर शक कर रहे हैं। आप यू आर एक्चुअली लुकिंग एट विद स्केप्टिकल आइज, एक्चुअली यू आर थिंकिंग कि ये पेपर में जो कुछ कह रहा है, आई नीड टू फाइंड सम काइंड ऑफ एविडेंस फॉर एवरीथिंग वट एवर द पेपर इज सेइंग। तो जो भी पेपर कह रहा है आपको उससे रिलेटेड आप समझते हैं कि उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। या ये पेपर जो भी कह रहा है इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक ना हो, इनकरेक्ट हों, तो अगर इनकरेक्ट है तो फिर आपको इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका बेसिक टारगेट होता है जब आप पेपर को क्रिटिकली रीड कर रहे होते हैं। तो क्रिटिकली रीड के वक्त एक चीज़ बड़ी होती है कि हमें कभी कभी पेपर पढ़ रहे हैं वापस जंप करना पड़ता है, प्रीवियस पेजेस पे आना पड़ता है, फिर नेक्स्ट मूव करना पड़ता है। तो इट विल हैपन मोर ऑफनली कि जब आप पेपर को क्रिटिकली रीड कर रहे होंगे, मे बी आप आगे कोई टर्म उसने यूज़ किया है, आपको लगता है कि टर्म मुझे नहीं समझ आ रही, देन यू हैव टू गो बैक एंड चेक व्हाट इट मीन्स बाय द पेपर ऑथर। और उसके बाद आल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा बता रहा है कि मैंने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया, तो आप देखें क्या यही उसने प्रॉब्लम बताई थी जिसका एक्सपेरिमेंट किया। आई फाउंड 50 to 60% पेपर, स्पेशली जो लो वेन्यूज़ में होते हैं और वो हमारे थीसिस भी होते हैं एमएस के भी, उसमें प्रॉब्लम कुछ और होती है, एक्सपेरिमेंट कुछ और होता है और कंपैरिजन किसी और चीज़ से किया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आगे कोट किए हैं, विल लेट यू नो कि ये कब ये इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन पर आप भी देखेंगे, आपको भी ये समझ आएगी
कि जब आप एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, जो जो कंक्लूड कर रहे हैं, वो उसमें सारी चीज़ें एक दूसरे से बड़ी स्ट्रांगली रिलेटेड होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सपेरिमेंट प्रॉब्लम में तो आप बता रहे हो कि सेंटिमेंट एनालिसिस की जो मसला है और प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट आप इंटेंट आइडेंटिफिकेशन पे कर रहे हो, या ये भी रिसेंटली हुआ है लास्ट पीजीआरसी में, एक बच्चे का टॉपिक था इंटेंट आइडेंटिफिकेशन पे, प्रॉब्लम इंटेंट की थी, एक्सपेरिमेंट उसने सेंटिमेंट पे किया हुआ था। तो ये क्लोजली आपको क्रिटिकली ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम दूसरे नंबर पे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी बात हो गई थी, आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी कि आप ऑथर की रेपुटेशन देखें, क्योंकि आप क्रिटिकली रीड जब कर रहे होते हैं तो आप मे बी टॉप 10% और ओनली 10% ऑफ पेपर्स को आपने क्रिटिकल रीड करना है। मैं आपके पास 100 पेपर्स आए, आपने उसको ब्रोज किया, स्किम किया और उसके बाद आपने क्रिटिकल रीड किया, तो आप यहाँ पे कोई पेपर्स हैं जो 10 रह गए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने एक पेपर पे 10 to 15 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप किसी अच्छे ऑथर्स का, उन ऑथर्स का जिनके रिप्यूट अच्छी हो उस एरिया में, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डेविड सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स, इस तरह क्वांटम प्रोग्रामिंग हो मीश वजीरानी। इसी तरह ग्रेजुअली आपको भी अपने अपने एरियाज के ऑथर्स का समझ आनी शुरू हो जाएगी। उर्दू लैंग्वेज में डॉक्टर सरमद अब्बासी है, हमारे विजन में डॉक्टर उस्मान गनी है। तो इस तरह एक्चुअली दीज ऑथर वी एक्चुअली गिव देम गुड क्रेडिट, तो उसको जो है वो आप उन ऑथर्स को ज़्यादा प्रेफर करें। ऐसा ऐसा आपको अपनी फील्ड में समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मेरी फील्ड में अंदर कौन से जो ऑथर्स हैं वो बेहतरीन ऑथर्स हैं, फिर आप उन्हीं के पेपर्स को क्रिटिकल रीड करें और आप साथ साथ क्रॉस चेक करते रहा करें, अपने ऑथर्स की एक लिस्ट बनाते रहें। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी पेपर के अंदर अजम्पशंस हैं। मैं आपको ये बात भी एग्जांपल से बताई कि जिस तरह एक होम स्कूलिंग का वो ऑथर कह रहा है कि होम स्कूलिंग होनी चाहिए, बच्चों को घर में ही पढ़ाना चाहिए। वजह क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि स्कूल बहुत वायलेंट होते हैं, स्कूल में बड़ी मारधाड़ होती है, लोग बड़ा बच्चे एक दूसरे को तंग करते हैं, वैसे जो है वो इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? वो ये अजम्पशन बना रहा है कि दुनिया के सारे स्कूल ऐसे होते हैं। हाँ, ये अजम्पशन ठीक हो सकती है, मतलब फला एरिया के अंदर स्कूलिंग इज नॉट सेफ, इसलिए ये हो, तो वो उसने इसको बड़ा जनरलाइज कर दिया और इस अजम्पशन को उसने एविडेंस क्या दिया है, क्या वाकई ऐसा है, वाकई रिसर्च ऐसी कहती है और यहाँ कोई एविडेंस दिया है या सिर्फ उसका क्लेम है। तो ये आपने देखना कि पेपर की जो भी चाहे, अब ये बात ना हर एक आगे आने वाले चीज़ों की ट्री होगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी कुछ अजम्पशन होंगी, प्रपोज सोल्यूशन में कुछ अजम्पशन होंगी, एक्सपेरिमेंट्स में कुछ अजम्पशन होंगी। तो जहाँ जहाँ जो अजम्पशन है उसको आपने देखना है वो कितनी वैलिड है। तो हर पेपर के अंदर ज़रूर अजम्पशंस होती हैं और उन अजम्पशन की बेस के ऊपर वो पेपर जो है वो लिखा जाता है। अच्छा, उसके बाद जब भी कोई अजम्पशन होगी ऑफ कोर्स उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है तो वो क्लेम बन सकता है। दूसरे नंबर पे ये आपने देखना है कि वो कितना जनरलाइज और एविडेंस कितना काफ़ी है। मतलब हो सकता है उसने कहा एविडेंस भी दिया, उसने अजम्पशन किया तमाम चाइनीज स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा दुनिया के इंटेलिजेंट 3 स्टूडेंट्स हैं और उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और 10 चाइनीज स्टूडेंट के ऊपर। तो ऑफकोर्स अजम्पशन का एविडेंस है, लेकिन वो एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम यकीन कर लें कि 10 की बेस पे सारे चाइनीज स्टूडेंट हैं। तो बिकॉज देयर आर बिलियंस ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स, तो उस केस में फिर हम तो नहीं इस तरह जो है वो उसकी बात पे यकीन कर सकते। तो ये एक तो अजम्पशन, उसका एविडेंस होना जरूरी है। और दूसरे नंबर पे एविडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, क्या वो काफ़ी है जितनी जनरलाइजेशन उसने की है। मतलब हो सकता है उसने लाहौर के किसी खास एरिया में या पाकिस्तान के किसी विलेज के अंदर जो है वो किया हो एक्सपेरिमेंट के स्कूल वायलेंट है या नहीं है, तो क्या वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एविडेंस को इस तरह सोचना है। ये भी हम जो बात कर रहे हैं कि हमने किस तरह पेपर्स को टी अप करना है, किस तरह क्रिटिकली रीड करना है, उसको किस तरह उसमें से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। आप अजम्पशन आइडेंटिफाई करें, अजम्पशन के अगर उसने एविडेंस दिए हुए हैं आप वो आइडेंटिफाई करें, देखें एविडेंस कितने वीक हैं कितने स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ आप आइडेंटिफाई करें। उसके बाद आपने जो है वो पेपर जब
क्रिटिकली रीड करते हैं तो साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखें कि ऑथर लैंग्वेजेस क्या यूज़ करते हैं। जब वो किसी दूसरे का काम रेफर करते हैं तो उस वक्त क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये भी हो सकता है ना, हम लिखें ए प्रपोज, हम लिटरेचर सर्वे या किसी की स्टडी पढ़ रहे हो तो उसने लिखा हो ए ऑथर प्रपोज्ड, बी ऑथर प्रूव्ड, सी ऑथर एक्सपेरिमेंटेड, डी ऑथर प्रेजेंटेड। तो इस सब में फ़र्क है। ई कंक्लूडेड, तो अब प्रेजेंटेड में और कंक्लूडेड में, प्रपोज में फ़र्क है। मतलब मैं अगर किसी के बारे में कह रहा हूँ उसने प्रेजेंट किया है तो ये डिफरेंट है। मतलब ये कि मैं शायद उससे इतना ज़्यादा एग्री नहीं हूँ कि उसने किया, हाँ उसने प्रेजेंट किया। मैं कहूँ अब लाइक प्रेजेंटेड हिज वर्क और लाइक कन्विंस्ड मी, तो अब इन दोनों वर्ब के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कन्विंस्ड मी मतलब कि उसने मुझे कायल कर लिया है। प्रेजेंटेड मी, हाँ उसने प्रेजेंट किया था, मैं भी कायल हुआ या नहीं हुआ, मैं इसको ओपन रखना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर कोई राय नहीं देना चाहता, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज़ नहीं कर रहा। तो ये वर्ब जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ें, किसी का काम देखें, वर्ब्स को देखें वो कैसे किसी दूसरे को रेफर करें। जो हो सकता है जिस तरह हम मोस्टली पेपर लिखते हैं तो हमें भी इन चीज़ों का ख्याल ना रखते हो, लेकिन जो अच्छे ऑथर्स होते हैं ना वो इन चीज़ों का बड़ा स्ट्रांगली ख्याल रखते हैं कि इवन के पास्ट में कोई चीज़ है, प्रेजेंट में है, तो पास्ट में हम लिख रहे हैं किसी का कोई फैक्ट या जो कोई फैक्चुअल सिचुएशन, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम उससे अब एग्री नहीं करते, लेकिन अगर हम कहते हैं कि फलां चीज़ कर रही है, प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब हम अभी भी एग्री करते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है आप नोट डाउन करने से आपको भी हेल्प आउट होगी कि वो क्या है, कैसे इंप्रूव है। और अगर कोई लैंग्वेज नहीं कोई इंपॉर्टेंस देता है, इसका मतलब राइटर इतना स्ट्रांग नहीं है, राइटर इज वीक। उसके बाद बड़ी जनरल स्टेटमेंट, इसके ऊपर पहले भी बात हुई है कि जनरल स्टेटमेंट को, स्वीपिंग स्टेटमेंट को आप नोट डाउन करें, अंडरलाइन करें। जैसे कोई कह दे वुमेन वांट टू स्टे होम एंड कुक फूड, क्या इसने पाकिस्तानी वुमेन के ऊपर या किसी विलेज की वुमेन के ऊपर ये स्टडी करके उसने पूरी दुनिया की वुमेन के ऊपर अप्लाई कर दी है? ये ट्रू है। मैन लव टू स्पेंड संडे वाचिंग स्पोर्ट, हो सकता है उसने इंग्लैंड के अंदर ये करके सारी दुनिया को अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो ये जब भी जनरल स्टेटमेंट आती है तो उसको बड़ा क्रिटिकली हमें चेक करना पड़ता है ये क्या वाकई ठीक है। और अगेन आप भी ये जो बातें अभी हम देख रहे हैं कि हमने ये बातें दूसरों के पेपर में चेक करनी है, तो ये याद रखिएगा ये बातें आपके पेपर में भी चेक करनी है। आप अपने भी थीसिस को इसी क्रिटिकली रीड करके देखें कि कितनी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आपने अपने थीसिस में पास की होंगी। अपना जो रिसर्च वर्क आपने सबमिट किया उसके अंदर कितनी स्वीपिंग स्टेटमेंट आपने पास की होंगी, तो वो आपको बड़ा अच्छा, ये जो अभी हम चीज़ें देख रहे हैं ये एक बड़ा अच्छी जजमेंट हो जाएगी कि हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, और सेम गलतियाँ दुनिया में सारे लोग करते हैं, तो वहाँ पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट, ये तो 3-4 जनरल सी बातें थी। अब हम बारी बारी में डिफरेंट सेक्शन वाइज देखने लगे हैं कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़नी है तो उसको कैसे क्रिटिकली एवेल्युएट करना है, सोल्यूशन को कैसे करना है, रिजल्ट्स को कैसे करना है, क्या सवाल हमें पूछने चाहिए, तो ये हम जो है ना वो देखते हैं। फिर उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल होते हैं वो ये होते हैं, हमें देखना है कि प्रॉब्लम क्या ठीक तरह फॉर्मुलेट की है कि नहीं की। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सम टाइम प्रॉब्लम हम डिफाइन कर देते हैं लेकिन हम रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन नहीं करते। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको प्रीवियस एक एग्जांपल दे रहा था कि इंडस्ट्री के अंदर ना फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन का बड़ा आजकल काम हो रहा है कि उसको ना ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स के थ्रू देख लिया जाए। कोई भी चीज़, मसलन एक गाड़ियाँ बनाने की, दरवाजे बनाने की कंपनी है, तो वो चाहती है गाड़ी का दरवाजा जब बन के निकले तो मैं कंप्यूटर के कैमरे से गुजारूं तो वो बता दे ये ठीक है, 100% नहीं है। अदरवाइज ना उसको उनको फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ठीक ठाक एक ह्यूमन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो उस ह्यूमन इन्वेस्टमेंट को काम करने के लिए इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो अब लेट्स से हमने एक सिस्टम डिज़ाइन कर दिया और अब करना है इसके ऊपर। अब मैंने इसकी प्रॉब्लम्स देखें, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ना इंडस्ट्री के अंदर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन की अभी प्रॉब्लम है जिसके अंदर लोग ANN यूज़ करते हैं, तो ANN जो है ना वो काफ़ी नहीं है इसको यूज़ करने में। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ऑफ कोर्स लगता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट इट इज़ नॉट रिसर्च प्रॉब्लम। ये रिसर्च प्रॉब्लम नहीं, मैं क्या करूँगा ये नहीं बता रही है स्टेटमेंट। ये बता रही है कि इंडस्ट्री के अंदर एक मसला ये है कि लोग फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करना चाहते हैं, ऑटोमेट करना चाहते हैं, लेकिन जो अभी ANN के मेथड है वो उसको, उसकी एक्यूरेसी कम है, वो सफिशिएंटली आइडेंटिफाई नहीं करता। इट इज़ नॉट प्रॉब्लम,
research problem. It is a problem, but it is not a research problem. We can call it problem description. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है. रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी? रिसर्च प्रॉब्म होगी जो एग्जैक्टली बताए कि आप क्या करेंगे. आपसे मतलब ये रिसर्च स्टडी क्या करेगी. मतलब जिस तरह अभी ये एक पेपर है जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो क्या करना जा रहा है. अब इसी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताता हूँ. ये हो सकता है मैं कहूँ कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है जो एक्यूरेसी है बहुत लो है. हम एक मेथड या टेक्निक आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो प्रीवियस इंडस्ट्री की जो एक्यूरेसी है उसको इंप्रूव कर दे. अब मेरी ये रिसर्च प्रॉब्लम बन गई, यानी कि मैं कोई टेक्निक बनाना चाहता हूँ जो, और उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद होगा जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन को वो चेक कर लेगा, उससे उसको इंप्रूव करेगा. अब जिसने ये चेक करना होगा कि वाकई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसने सॉल्व किया कि नहीं, वो बस देखेगा प्रीवियस जो क्लासिफिकेशन है मेरे जो रिजल्ट है क्या उससे बेहतर है. तो ये बड़ा जरूरी है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट हुई हो, ना कि प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन हो. अभी भी आप मोस्टली जो देखें, आप अपना भी पढ़ें और बाकी दूसरों साथियों का भी देखें, तो हम मोस्टली प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बता देते हैं. हम उसको अपने स्कोपिंग नहीं करते, यानी उस प्रॉब्लम को हम नहीं उसके अंदर लिखते कि ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम बन जाए. बहरहाल उसके बाद हम हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई ना कोई अजम्पशंस पे बेस्ड कर रही होती है. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई ना कोई अजम्पशंस होती हैं जिसकी बेस पे हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारा एक पेपर था जिसके अंदर हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को ना यूज़ किया. उसके एल्गोरिथम के ड्रोन्स आपस में किसी भी डिजास्टर सिचुएशन में सफिशिएंट वो आपस में ना कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसकी कोलैबोरेशन इंप्रूव की. हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने डिफरेंट ड्रोन्स हैं, इंडिपेंडेंट ड्रोन्स हैं, उनकी कोलैबोरेशन को ना हमने इंप्रूव करना कि वो अच्छी तरह नीचे जो अगर कोई कहीं पे डिजास्टर है तो वहाँ पे जाके ज़रा फास्टली और क्विकली पहले से जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करें. अब हमारी अजम्पशन ये थी कि हम जो भी एल्गोरिथम बनाएंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कोई भी एल्गोरिथम बनाएंगे, जब हम ड्रोन्स के ऊपर उसको एक्चुअल ड्रोन के ऊपर चलाएंगे तो वो ड्रोन के ऊपर इतने रिसोर्सेज होते हैं, ड्रोन का जो कंप्यूटर होता है या उसका जो सीपीयू होता है वो उसको इजीली रन कर लेगा. अच्छा, अब ये अजम्पशन है हमारी. अब क्या ये अजम्पशन ठीक है? ये क्वेश्चन है. हमने जब किया इस पे पेपर जो पब्लिश किया हमने उस वक्त हमने इसको एज ए अजम्पशन रखा, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो अभी तक ड्रोन्स की मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो आरएल के एल्गोरिथम को चला सके. वो आमतौर पर ग्राउंड स्टेशन के ऊपर चलाकर उनको रिजल्ट वहां पे देते हैं. तो अगर यही काम करना है तो फिर इंडिपेंडेंट एजेंट्स ना हुए, तो वहां पे उस पेपर के अंदर ये अजम्पशन मेरा ख्याल है रॉन्गली लिस्टेड थी कि हमने ये कहा कि ये ड्रोन्स के ऊपर जो काम है या जो एक्चुअली एल्गोरिथम्स हैं वो चल सकते हैं. तो हमारी अजम्पशन थी दैट वाज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. एक्सप्लिसिटली मतलब कि हमने बताया नहीं हुआ था कि ये अजम्पशन हम कर रहे हैं, वो इम्प्लिसिट थी, यानी कि वो अंडरस्टूड थी, क्योंकि हमने अपना एल्गोरिथम सारा किस पे चलाया? सिमुलेटर पे. सिमुलेटर पे तो जो पावर यूज होती है वो कंप्यूटर की होती है, उसके ऊपर जो पावर है वो ड्रोन्स की नहीं होती. तो हमारी अजम्पशन यही थी. तो बहरहाल इस तरह की अजम्पशन आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या अजम्पशंस हैं, सॉल्यूशंस में क्या अजम्पशंस हैं, या वैसे जो है वो क्या अजम्पशन है. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी. इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं, लेकिन बहरहाल जब भी आप पेपर को क्रिटिकली रीड करें तो आप ये आइडेंटिफाई करें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है किस अजम्पशन के ऊपर खड़ी है, या वो उसकी कोई अजम्पशन है कि वो पेपर वाला ये अज्यूम कर रहा है ये फ्लॉ फैक्ट है, मैं इसके बाद की बात जो है वो कर रहा हूँ. अच्छा, क्या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो न्यू है, या वो क्लेम कर रहा है कि जो पहले नहीं हुई नॉवेलिटी है? क्या नॉवेलिटी है? मसलन नॉवेल में की बहुत सारी डिमेंशंस हो सकती हैं. मे बी जिस तरह कंप्यूटर साइंस की डिमेंशंस मैं आपको बताता हूँ कि मे बी हम कोई एल्गोरिथम लिखें जो टाइम इंप्रूव कर दे, ये नॉवेलिटी हो सकती है. पहले से कोई ऐसा एल्गोरिथम लिखें जो स्पेस की रिक्वायरमेंट को कम कर दे, जिस तरह भी हो सकता है कि हम ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रीवियस स्लाइड पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रोन्स के लिए सफिशिएंट नहीं है मेमोरी, जो अवेलेबल मेमोरी फॉर रनिंग आरएल एल्गोरिथम. तो हम कोई एक ऐसा एल्गोरिथम बना दें जो आरएल जितनी रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम जितनी
वो स्पीड या एक्यूरेसी हमें दे, लेकिन लेस मेमोरी में या लेस टाइम में, तो हम जो है वो कहेंगे ये बड़ी नॉवेल्टी आ गई जी। तो ये डिमेंशंस आपको आइडेंटिफाई करनी है कि इस प्रॉब्लम में क्या, रिसर्च प्रॉब्लम में क्या डिमेंशन है जो नॉवेल है। ये भी हो सकता है कोई ना हो, लेकिन एटलीस्ट कोई ना कोई ऑथर जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि अपनी नॉवेलिटी क्या है और इससे रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, मसलन इससे मिलती जुलती कौन सी, किस तरह की प्रॉब्लम है, उनको भी आप लिस्ट डाउन करें। तो समटाइम आपको लगता है कि जिस तरह एक प्रॉब्लम है कि आप क्लासीफाई करें रियल स्टेट के डाटा को, दूसरी प्रॉब्लम है कि आप क्लासीफाई करें जो है पेशेंट्स के डाटा को, तीसरी प्रॉब्लम है आप क्लासीफाई करें कैंसर्स को। तो अच्छा, ये तो सारी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होगी। इनमें अगर डाटा हटा के देखें कि मतलब डाटा डिफरेंट डाटे के अलावा इधर दरमियान में क्या जो एक्स एल्गोरिथम है या मॉडल है उसमें क्या नॉवेल्टी है, कोई नॉवेल्टी नहीं है। ठीक है, मतलब आप सिर्फ डाटे में नॉवेल्टी है, डाटा कलेक्ट करना और डाटा एनोटेट करना, अगर आप समझते हैं ये नॉवल क्या काम है तो फिर ऑफ कोर्स यही नॉवेल्टी है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी है, मिलती जुलती प्रॉब्लम क्या कौन सी है, उससे आपको समझ आ जाती है कि ये तो शायद क्लास ऑफ प्रॉब्लम ही एक है, यानी कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम ही एक है। जब हम प्रपोज सॉल्यूशन को पढ़ते हैं उस वक्त कौन से क्रिटिकल क्वेश्चन पूछने चाहिए, आपको सबसे पहले उसका हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये ओवरऑल इस पेपर का वाई क्या है। वाई बड़ा ज़रूरी है मेथड का, वो क्या सोच रहा है। मसलन जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अभी इंडस्ट्री में ENN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है, वो कहते हैं मैं CNN लगाऊंगा ये बेहतर हो जाए। क्यों, उसका क्या ख्याल है कि CNN से ऐसा क्या होगा, वो जिस बात को आगे जाके साबित करना चाहता है। क्योंकि ये एक्चुअली ये मेथड है, अगर उसका वाई में समझ नहीं आता ना तो फिर ये मेथड हमारे लिए मीनिंगलेस है। क्यों, हो सकता है CNN के अलावा कोई और एल्गोरिथम लगा लेता तो बेहतर हो जाता। वाई CNN, ये बड़ा जरूरी है। उसका हाइपोथेसिस क्या है, ये एक बड़ी अच्छी स्टडी है, मैं आपसे शेयर करूंगा कि कंप्यूटर साइंस के पेपर में हाइपोथेसिस जो है ना वो मिस होता है बहुत सारे 90% पेपर में या 70% पेपर में। हमें हाइपोथेसिस एक्सप्लिसिटली लिखना चाहिए। जब हम लिखते हैं तो हमारे पेपर्स की क्वालिटी और साइटेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हमें भी समझ आ रही थी, मैच जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि टेक्स्ट समराइजेशन है, तो मैं टेक्स्ट समराइजेशन पे पहले भी काम हुआ होगा, लेकिन मैं टेक्स्ट समराइजेशन पे काम करना चाहता हूँ, मेरा क्या हाइपोथेसिस है, ऐसा क्या नहीं हुआ हुआ। मे बी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक थ्योरी है RST, रिटोरिकल स्ट्रक्चर थ्योरी। मेरा हाइपोथेसिस है कि रिटोरिकल स्ट्रक्चर थ्योरी को जब भी हम टेक्स्ट के ऊपर समराइज करने के लिए यूज करेंगे तो ये बेहतर रिजल्ट देगी। हाँ, अब मैं उसका मेथड बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं उस मेथड को एवेल्युएट करूंगा, फिर मैं अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करूंगा कि ये ठीक है कि नहीं है, मुझे पता चल जाएगा ये ठीक था या गलत था। तो इसी तरह पेपर में हमें, चाहे वो हो सकता है किसी ऑथर ने शुरू में लिखा हो या पेपर में बाय डिफॉल्ट होना जरूर है, उसने किसी ना किसी जगह पे मौजूद होना है, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो। तो इसलिए आप हाइपोथेसिस जरूर आइडेंटिफाई करें, उससे आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि मेथड क्या करना चाहता है। आप 10 या 15 पेपर के हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई कर लें तो आपकी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इस सोल्यूशन की क्या लिमिटेशंस हैं। मे बी जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, मे बी इसके लिए लाइटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा चाहिए हो, या मे बी ये नाइट विजन के वक्त ही यूज़ हो सकता हो, मे बी ये दिन के वक्त यूज़ ना हो सकता, मे बी इसके लिए इसको 4 जगह से पिक्चर लेनी पड़ती हो, फ्रंट पे, बैक पे, साइड से। तो ये उसके सोल्यूशन के कंस्ट्रेंट्स हैं। सोल्यूशन तो है लेकिन उसके साथ एडिशनल कंस्ट्रेंट है। समटाइम यहाँ से भी रिसर्च प्रॉब्लम हमारी निकल आती है कि कोई सोल्यूशन है वो ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स के साथ है। इसी तरह हम जो है वो कम कंस्ट्रेंट के साथ है। एक बड़ा मशहूर मेथड है, वन शॉट क्लासिफिकेशन मेथड है। वो अब यही वो असल में डेवलप ही इसलिए हुआ है क्योंकि डीप लर्निंग के एल्गोरिथम के लिए हाई डाटा चाहिए, तो यहाँ पे उसने वो शॉर्ट थोड़े डाटा के साथ जो है वो उसको क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम वो सजेस्ट करता। तो ये समटाइम कंस्ट्रेंट हटा के, मसलन जिस तरह RL में भी था मसला, कंस्ट्रेंट क्या है, बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तो मैं एक नया
एल्गोरिथम सजेस्ट कर दूं जिसमें लेस मेमोरी के साथ है, तो सम टाइम कंस्ट्रेंट हटाकर हम जो है ना वो भी एक नई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए निकल सकती है। सब और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सप्लिसिटली नहीं दिया होता हाइपोथेसिस, लिमिटेशंस भी नहीं दी होती समटाइम, लेकिन जो पेपर आपका बेसिक पेपर है ना जिससे आपने आगे अपना प्राइमरी वर्क करना है, उसके लिए फिर आपको एंकरिंग पेपर के अंदर से ज़रूर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपसे कुछ रिसोर्सेज शेयर करूंगा, ये इसकी इंपॉर्टेंस और ये क्या है वो आप ज़रूर उसको पढ़िए। अच्छा, उसके बाद जो प्रपोज सोल्यूशन को हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं या जो कंपोनेंट्स हैं, क्या वो सारे वाकई फिटिंग होते हैं टुगेदर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें शायद मैंने ये एग्जांपल पहले भी कोट किया कि ये भी रिसेंटली ना एक प्रॉब्लम अभी रिसेंटली पीजीआईसी में एक केस आया जिसमें बच्चा कह रहा था प्रॉब्लम्स बताइए इंटेंट आइडेंटिफिकेशन की, कि मैं इंटेंट आइडेंटिफिकेशन पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर था। अब ये प्रॉब्लम इज डिफरेंट, ये प्रॉब्लम सेंटिमेंट एनालिसिस डिफरेंट, लेकिन उसने इसमें करके उसने इसमें किया। जब उससे क्वेश्चन पूछा कि आपने ऐसा किया, उसने कहा कि मुझे डाटा नहीं मिला कि जो इंटेंट पे था। अब इशू सबसे बड़ा ये है कि ये पेपर अब लॉजिकली ये प्रॉब्लम एक दूसरे से वो कोहेरेंट नहीं है, वो एक रिलेटेड नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट किसी पे करें और प्रॉब्लम कोई और हो, या इससे रिलेटेड एक और बात आएगी वो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त भी हम इस तरह की गलती करते हैं जब चीज़ें एक दूसरे रिलेटेड नहीं है। तो पेपर एक्चुअली एक फ्लो होना चाहिए, एक स्टोरी की शक्ल में चलना चाहिए। अगर आप पेपर का ऑर्गेनाइजेशन देखें, सबसे पहले हम बताते हैं हमारी मोटिवेशन क्या थी, फिर हम बताते हैं लोगों ने ये काम किया हुआ था, उसमें ये मसला रह गया, फिर हम बताते हैं हमने क्या करना था, फिर हम बताते हैं कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये रिसर्च क्वेश्चन है, फिर हम बताते हैं हमारा ये सोल्यूशन है, फिर हम कहते हैं कि हमने जो सोल्यूशन किया उसका ये एक्सपेरिमेंट किया, हमने साबित कर दिया, फिर हम कहते हैं हाँ ये रिजल्ट्स आए, इसके ऊपर ये मेरा ये कंक्लूजन है। तो वो पूरी एक स्टोरी की शक्ल में चलता है, वो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि इंट्रोडक्शन में कुछ और हो और डिस्कशन में कुछ और हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर ये इस क्राइटेरिया पूरा करता हो वही एक्चुअली पेपर पढ़ने वाले होते हैं। और आप देखेंगे मोस्टली पेपर में ये कमी होती है, वो रिलेटेड नहीं होते, वो जब आके नीचे डिस्कशन कर रहे होते हैं वो बिल्कुल भूल जाते हैं उन्होंने इनिशियल प्रॉब्लम क्या प्रपोज की थी, वो एक्सपेरिमेंट की बेस पे कर रहे थे। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट हम करते इसलिए हैं कि हम अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके आंसर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें रिलेटेड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिटिकली रीड के वक्त कि आप आइडेंटिफाई करें पेपर के कंपोनेंट्स आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो गई कि क्या रिसर्च क्वेश्चन जो उसने रेज किए हैं क्या वो प्रॉपरली डिस्कस भी हो रहे हैं कि नहीं, यानी कि उसने एक्सपेरिमेंट उसी से रिलेटेड किए हैं और उन्हीं से किया कि डिफरेंट तो नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, ये अक्सर ना जब हम प्रॉपर रिसर्च प्रोटोकॉल के थ्रू काम नहीं करते ना तो फिर ये मसला आता है, क्या जो ऑल रेलिवेंट रिसर्च थी हमने कोट कर दी है। ये तो नहीं हुआ कि दो वजह हो सकती हैं, एक हम फाइंड ना कर सकते हो, ठीक है, ना कर सके हो, दूसरा ये कि हमने इंटेंशनली नहीं कोड की, क्यों, क्योंकि हमें पता है वो काम कोड कर दिया तो बिल्कुल हमारे जैसा है या हमारे से बेहतर है। तो ये दोनों काम अगर आप वाकई सीरियस रिसर्च करना चाहते हैं ना, तो चाहे आपसे आपको नहीं मिली तो ये भी आपकी गलती है क्योंकि आपने प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। ये चाहे आप इसे इंटेंशनली कर रहे हैं तो उस केस में भी तो ये बिल्कुल ना करें। ये समय बहुत बड़ी एकेडमिक डिसऑनेस्टी है, ये नहीं करनी चाहिए किसी भी, क्योंकि किसी वक्त भी ये अगर कोई चीज़ सामने आ गई तो ये आपके पूरे कैरियर के लिए बड़ी डेंजरस साबित हो सकती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन और डेटा कलेक्शन के वक्त क्रिटिकल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जब हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले, क्या ऑथर्स ने डाटा ठीक कलेक्ट किया, उनकी कलेक्शन का मैकेनिज्म क्या था। क्या जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैंने सेंटीमेंट एनालिसिस पे काम करना है तो मैंने क्या सेंटीमेंट जो इकट्ठे किए हैं कहीं मैंने वो सारे वो वाले सेंटीमेंट तो इकट्ठे नहीं कर दिए जो उनसे मेरे मेथड को बेहतर बनाते हैं, या मैंने निकाल तो नहीं दिए वो वाले जो मेरे मेथड को एक्यूरेसी को कम करते हैं। तो ये मैंने क्या डाटा कलेक्शन का मैकेनिज्म ठीक था, क्या
उसका जो मैंने मेथोडोलॉजी डाटा कलेक्शन की मैंने कैसे कलेक्ट किया डाटा, क्या मैंने अपने किसी दोस्त को बिठा के का पूछना शुरू कर दिया, मैंने नेट से इकट्ठे किए, क्या एक ही ट्विटर के अकाउंट से इकट्ठे किए या डिफरेंट से किए, जिन ट्विटर के अकाउंट से इकट्ठे किए उनकी एज क्या थी, क्या मुझे किसी खास एज ग्रुप के इकट्ठे करने चाहिए थे, मुझे मैं अगर किसी फीमेल ऑडियंस पे के डाटा सेट पे काम कर रहा हूँ तो मैंने क्या मेल के डाटा सेट तो नहीं सारे इकट्ठे कर लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप डाटा सेट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर, अगर आप ये क्रिटिकल क्वेश्चन पूछने बैठ जाएं तो आपके डाटा सेट 90% आपका डाटा सेट जो है वो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है कि आप गोल्ड स्टैंडर्ड डाटा सेट के ऊपर अपना काम करें। कुछ लोग के रिसर्च पेपर इस पे होते हैं कि ना वो एक डाटा सेट बना देते हैं जो बाद में कम्युनिटी में गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाता है कि वो ये होता है कि ये स्टैंडर्ड डाटा सेट है, इसके ऊपर एक्यूरेसी 88 है, अब आप जो कर लें वो 89 करेंगे तो हम क्या मान जाएंगे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो इस तरह का डाटा सेट मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जब हम अपना डाटा सेट बनाते हैं फिर हमें साबित भी करना है, अगर कोई अपना डाटा सेट कोई रिसर्चर बनाए तो उसको साबित भी करना है उसका जो रिसर्च डाटा सेट कलेक्शन का मैकेनिज्म था वो क्या था, वो ठीक था, वो उसके अंदर उससे ठीक मेथोडोलॉजी जो डाटा सेट बनाने की है उसी तरह की है, उसके अंदर कोई बाइस्डनेस तो नहीं है, क्या उसके अंदर काफ़ी डाटा है जो डिसीजन कर सके। जिस तरह हमने कहा कि 10 चाइनीज स्टूडेंट के ऊपर तो नहीं हम फैसला कर रहे, या मे बी हम सेंटीमेंट एनालिसिस का डाटा सेट बना रहे हैं और 400 सेंटीमेंट इकट्ठे किए हैं उसके ऊपर कर रहे हैं। अगर हम डीप लर्निंग का कोई एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो 400 के ऊपर तो सफिशिएंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन फिर हम डाटा कलेक्शन पे करते हैं। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो, और मैं तो थक गया हूँ ये प्रॉब्लम देख देख के, कि असल में हम कहते हैं कि फला बंदा ने एक्स पर्सन था जो जिसने ना एक एक्सपेरिमेंट किया एक किसी डाटा डी पे और उसके ये रिजल्ट आए, उसकी एक्यूरेसी ये आई A1। हाँ, अक्सर हम थीसिस में कहते हैं कि फला जो है ना पीटर ने क्लासिफिकेशन मेथड बनाया CNN को न्यूरल नेटवर्क का, और उसने ना डी डाटा सेट के ऊपर काम किया और उसकी एक्यूरेसी आई 80। फिर वो बच्चा कहता है मैंने जो है ना एल्गोरिथम बनाया, जो है मैंने एल्गोरिथम बनाया, माई सेल्फ एल्गोरिथम बनाया जिसकी एक्यूरेसी आई A2 यानी कि 82 इम्प्रूव कर दी। अब वो ये नहीं बताता, लेकिन जब पूछा जाए तो पता चल जाता है कि ये डाटा सेट वो वाला नहीं था। वो कहता है ये डाटा सेट मैंने बनाया क्योंकि मैंने पाकिस्तानी कारों के ऊपर काम करना था। उसने किस पे काम किया? उसने अंग्रेजों की कारों पे काम किया। तो अब जब डाटा सेट डिफरेंट है, ये D1 है और ये D2 है, तो ये दोनों तो कंपेयर नहीं हो सकती ना। ये दोनों कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, अगर डाटा सेट डिफरेंट हो तो फिर उसके कंपैरिजन के भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो उसका मेथड, अगर उसका मेथड हम इस पे चला दें हो सकता है उसके रिजल्ट उससे बेहतर आ जाए, या इसका मेथड इस पे चलाएं हो सकता है इसके रिजल्ट इससे कम आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का काम नहीं कभी करना, क्योंकि ये जब सीरियस जगह पे जाता है और जो सीरियस लोग इसको एवेल्युएट करते हैं उसको बहुत सीरियसली देखते हैं। हाँ, ये ऐसे पेपर आपको पब्लिश हुए भी मिल जाएंगे, लेकिन दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप जो आप कह रहे हैं आपने इम्प्रूवमेंट किया उसमें सारी चीज़ें बाकी कांस्टेंट हों, सिर्फ एल्गोरिथम डिफरेंट हो, मगर हर चीज़ नहीं वेरी कर सकती, आपको कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट रखने पड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखिएगा। और ये भी है कि अगर हम कोई एल्गोरिथम बनाने हैं उसका ऑलरेडी गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्टेट ऑफ आर्ट डाटा सेट एग्जिस्ट करता है, तो आप अपना क्यों बना रहे हैं, या आप बना रहे हैं अपना बना रहे हैं, तो उसको क्या उसको ठीक तरीके से आप कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और ये बात कि डिड दे इंटरप्रेट द डाटा इन रीजनेबल मैनर। समटाइम ना हम इसमें बड़ा दाल लगाते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन में कि बड़ा कॉमन है वो ऐसे कि ये बड़ी कॉमन एक कहावत है, शायद मैंने आपको कभी क्लास में सुनाई हो। वो कहते हैं कि एक रिसर्च है जो बताती है, अगर ये हाइपोथेटिकल बात है, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, लेकिन एक रिसर्च है जो बताती है कि अगर कोई बंदा तूफान चला रहा हो और बिजली कड़क कर रही हो तो आप बाहर जाएं तो मरने की जो रेशो है ना वो आपके ऊपर बिजली गिर जाए, तो आपके ऊपर बिजली गिरने की रेशो ये है
1 लाख बंदा हो ना, उसमें से 5 बंदे हैं जिनके ऊपर बिजली गिरती है। मैं अगर आप तूफान हो तो उसमें ना कोई ये इस तरह डाटा रिप्रेजेंट करे कि अगर तूफान आ रहा है, बड़ा सख्त तूफान है, और उसके अंदर 1 लाख में से सिर्फ 5 बंदे जिन पे बिजली गिरती है, तो ये बड़ा लगता है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी लो होगी ना। 1 लाख में से 5 बंदों के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं यार ये तो प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है, हमने इसका मतलब है हम पे नहीं गिरेगी। लेकिन ऑन अदर एंड असल डाटा क्या था? असल डाटा ये था, जब बिजली चमकती है तो ये उन्होंने किसी सिटीज में इकट्ठा किया कि 10 लाख में से 1 लाख में से 99,99,990 लोग तो बाहर गए ही नहीं, तो उनको बिजली कहां से गिरनी थी? बाकी जो एक्चुअल डाटा था वो ये था कि 10 लोग एक्चुअली बाहर गए थे, उनमें से 5 पे डाटा गिर गया, बिजली गिर गई। तो उसमें 10 में से जो 5 पे बिजली गिर गई, तो एक्चुअली ये स्टैटिस्टिक्स हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स देख के बंदे को होशरुबा हो जाते हैं कि वो समझ आ जाती है, अच्छा हो ये तो बड़े हैं। तो सेम इंफॉर्मेशन है, और एक्चुअली दैट व्हाट मार्केटिंग पीपल डू। मैं आपको एंड में दिखाऊंगा बड़ी इस तरह की एग्जांपल्स कि हम किस तरह चीज़ों को डिफरेंट अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं। ये अभी आप टीवी को देख लें, आप जो हमारे जो मशहूर चैनल्स हैं जियो यार, वह सेम न्यूज़ है। एक न्यूज़ अगर वो हुकूमत के खिलाफ है, वो उसको डिफरेंट तरह प्रोजेक्ट करेंगे, वो हुकूमत के खिलाफ है तो वो दूसरा चैनल उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट करेगा। तो आप सेम इंफॉर्मेशन से डिफरेंट एक्सपेक्ट वो निकाल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बड़ी जगह करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज इस तरह से काफ़ी चीज़ें मसले हो सकते हैं जब अगर कोई वाकई आपकी रिसर्च को यूज़ कर रहा हो तो। ये बड़ी वो अच्छी एक एग्जांपल है, वो ये पढ़ लीजिएगा, ये एक्चुअली रियल टाइम स्टडी है हमारे इधर की, मैंने आपको पहले भी कोट किया ये। तो डाटा कलेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, और उसके हर डाटा कलेक्शन के भी कोई पैराडाइम्स होती हैं, इकट्ठा करने के तरीक़ेकार होते हैं। तो आप जिस भी एरिया के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, शुड नो कि ये डाटा जो मैंने किया है इसको इकट्ठा कैसे करना है, इसको इकट्ठा करने के मैकेनिज्म क्या, और वाकई ये डाटा ठीक है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम क्रिटिकल रीड में रिजल्ट चेक करते हैं कि रिजल्ट है क्या। क्या ये रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछते हैं, क्या ये रिजल्ट वाकई रिसर्च क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर कर रहे हैं। मतलब हमारा रिसर्च क्वेश्चन ये था, क्या CNN फॉल्ट टॉलरेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करता है किसी मैन्युफैक्चरिंग उसकी इंडस्ट्री की बेहतर। तो आया ये ना हो कि मैं उसको जब मैं उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मैं CNN की जगह जो है वो मे बी LSTM लगा कर रहा हूँ, तो मेरा सवाल तो यही नहीं था, मेरा सवाल तो CNN से रिलेटेड है, और मेरा सवाल ANN के साथ कंपैरिजन का था। कंपैरिजन के बाद मैंने ANN लगाया ही नहीं, क्वेश्चन कुछ और पूछा था, एक्सपेरिमेंट में कुछ और कर रहा हूँ। तो इसी तरह ऑन व्हाट डिमेंशन डिड द एडवांस और एड द आर्ट, मैं कौन सी डिमेंशन मैंने इंप्रूव की है, एक्सपेरिमेंट्स क्या साबित कर रहे हैं। mesela मैं आपको शुरू में बता रहा था, मैंने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जो टाइम को इम्प्रूव कर रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है RL का, लेकिन क्या वो वाकई टाइम को इम्प्रूव कर रहा है, मैंने साबित कैसे किया। मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 10 ड्रोन चलाकर उनको 20 टास्क देकर देखा कि 10 ड्रोन जो है मेरे एल्गोरिथम से ये 20 टास्क जो है 5 मिनट में कर लेते हैं, जब दूसरा एल्गोरिथम यूज करता हूँ ये 20 टास्क 8 मिनट में करते हैं। क्या मैंने ये कंपैरिजन किया? हो सकता है मैंने किया ही ना हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च असल में जो रिजल्ट्स हैं और एक्सपेरिमेंट है वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए, ना कि किसी और भी चीज़ से। वो और कोई जो मर्जी आप एक्सपेरिमेंट कर लें उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, फिर उसके बाद कंपैरिजन के लिए हो सकता है, और इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स की अदर देन दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड योर रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा, समटाइम हम अवॉइड कर देते हैं, कुछ चीज़ों को हम नहीं लिखते इंटेंशनली। ये मैंने वो एग्जांपल जो आपको पीछे वो फॉरकास्टिंग, वो जो लाइट स्ट्राइकिंग की एग्जांपल थी कि बिजली गिरती है, तो वो क्या हम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। इसी तरह क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी रिसर्च के लिए, क्या ये रिजल्ट रिप्रोड्यूसेबल है। रिप्रोड्यूस का मतलब कि ऐसा तो नहीं मैंने एक्सपेरिमेंट किया अभी 40 आ रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट किया 50 आ रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट किया 30 आ रहे हैं।
या मैं एक मशीन पे, क्या ये सिर्फ मेरी मशीन पे ये रिजल्ट आएंगे, रिप्रोड्यूसेबल होंगे कि नहीं? अक्सर ये भी बहुत बड़ी गलती हम करते हैं और करते आ रहे हैं और बाज भी नहीं आ रहे इस बात से कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चलाते हैं, हम कहते हैं हमारा एल्गोरिथम ना 4 सेकंड ले रहा है, दूसरे का एल्गोरिथम 3 सेकंड ले रहा है, तो मेरा एल्गोरिथम ज़्यादा तेज़ है। भैया आपकी मशीन डिफरेंट है, मैं इसको कैसे साबित करूंगा कि मैं वो मशीन लूँ? मैं कभी भी टाइम बेस्ड कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम के टाइम्स बेस पे हम कंपैरिजन नहीं करते, ये कंपैरिजन का तरीकाकार ही नहीं है, ये रिप्रोड्यूसेबल हो ही नहीं सकता। मैं जब अपनी मशीन पे चलाऊंगा वो 2.5 सेकंड लेगा। हाँ, मैं वो वाला एल्गोरिथम भी चलाऊं तो फिर ठीक है, क्या उतना फर्क सेम आता है? सेम प्रोपोर्शन सेम है, रेशो सेम है, या फिर उसमें हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लें या हम किसी और तरह ऐसे प्रूव करें कि वो रिजल्ट रिप्रोड्यूसेबल हो। तो इसको रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूसेबल होना बड़ा जरूरी है। ये भी आप जब भी क्रिटिकल रीड करें ये आपने इसका आंसर देना है। अभी आपने इन सारे सवालों का आंसर देना है, वो चाहे आप जब अपनी रिसर्च करें, पढ़ें या ना पढ़ें या इस तरह ना देखें, लेकिन जब आपने अभी असाइनमेंट जमा करानी है इन सारे सवालों का जवाब लिखना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपने ऐसा तो नहीं है कि दो ऐसे एल्गोरिथम जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है उनको लोग कंपेयर कर रहे हों, एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब आप ये कह दें गधे और घोड़ों की रेस हुई है और घोड़े जीत गए हैं, तो इससे साबित हुआ तमाम काले घोड़े जो है वो बड़े अच्छे होते हैं। ऑफ कोर्स इट डजंट मेक एनी सेंस। सेम इसी तरह हमारे एग्जांपल में हम CNN और RL को कंपेयर करना शुरू कर दें। ऑफ कोर्स CNN और RL आर नॉट सेम कैटेगरी ऑफ एल्गोरिथम, दोनों का पर्पस, दोनों का एक्शन प्लान इज टोटली डिफरेंट। सो वी नीड टू कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड वी नीड टू कंपेयर ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। इसी तरह सेंटिमेंट एनालिसिस की मैंने एग्जांपल दी, वो उसको उसके इंटेंट के साथ नहीं करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे एक बहुत कॉमन एग्जांपल मसला है, ये चाहे आई चैलेंज यू, आपने किसी ने क्लासिफिकेशन का काम किया, आपने उसके ऊपर जरा चेक करके देखिएगा। आपका जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनता है आप उसकी कैलकुलेशन करके देखें, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, रिकॉल, ये मोस्टली दीज थिंग्स डजंट ऐड अप। मसलन एक बच्चा कहता है 96% प्रिसीजन है, 94% रिकॉल है, 98% एक्यूरेसी है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिकली। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप जो है ना वो सिर्फ रिजल्ट कोट करने के लिए करते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशंस नहीं हो रही होती हैं। तो इन चीज़ों को भी क्रॉस चेक करें कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या चीज़ें रिलेटेड हैं आपस में। उसके बाद जो है जितनी जनरलाइजेशन, ये पहले बात हो गई कि वो वैलिड है, मसलन वो बहुत जनरल बात तो नहीं कर देता। मसलन हम कहें CNN एल्गोरिथम इज बेस्ट फॉर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, हालांकि सिर्फ हमने उसको कार्स के डोर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो किया है। हमें कहना चाहिए CNN इज गुड एल्गोरिथम, इज बेटर एल्गोरिथम फॉर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इन कार डोर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दैट इज मोर स्पेसिफिक। अगर मैं कहूँ CNN इज गुड एल्गोरिथम, बेटर एल्गोरिथम फॉर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इन प्रोडक्शन इंडस्ट्री, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो जनरलाइज स्टेटमेंट में और स्पेसिफिक और डिस्क्रीट स्टेटमेंट में आपको फर्क करना आना चाहिए। इसी तरह तमाम का क्लेम्स एक दूसरे से कंसिस्टेंट है, ये पहले बात हो गई है। लॉजिकली क्या ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं और आपके रिजल्ट्स हैं, ये क्या कंसिस्टेंट है? और आपकी फिर डिस्कशन है, ये क्या कंसिस्टेंट है? अगर नहीं है तो इट्स मीन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसके बाद जब आप क्रिटिकली रीड कर लेते हैं तो फिर आपने ना अगला स्टेप होता है आप कंस्ट्रक्टिव रीड करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। कंस्ट्रक्टिव रीड का मतलब ये है कि अब आप देखेंगे कि आपका जो पेपर आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए और ऑफ कोर्स आप सारे पेपर नहीं कंस्ट्रक्टिव रीड कभी कर सकेंगे, तो आप ना उनमें से आपने पहले कुछ पेपर ब्राउज किए थे, फिर उनको स्कैन किया था, फिर उनको क्रिटिकली रीड किया था। अब उनमें से आप कुछ ना कंस्ट्रक्टिव रीड करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव रीड का मतलब कि अब मैं देखूंगा इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है। ये बड़ा मजे का काम है कि जब आपने कोई प्रॉब्लम बनानी हो या उसको आपने देखना हो कि मैं इसके ऊपर करूंगा, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा ये अप्रोच। इसमें कुछ क्वेश्चन है, अगेन ये जितने पहले भी क्वेश्चन पढ़े हैं और अभी भी पढ़े हैं, ये ग्रेजुअली आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे और फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, फिर आप पेपर पढ़ के आप आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे। लेकिन अभी
हम सीख रहे हैं, वी नीड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, वी नीड टू राइट डाउन एक्सप्लिसिटली आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। ये नहीं कीजिएगा कि जनरली बताइएगा सर इसमें ये मसला था, इसमें ये चीज़ थी। आई नीड, यू शुड आइडेंटिफाई एंड राइट इट अगेंस्ट द क्वेश्चन, मतलब जो क्रिटिकल क्वेश्चन है उसका एक पूरा टेबल बनाएं, कंस्ट्रक्टिव रीड के लिए भी, क्रिटिकल रीड के लिए भी, और आगे उसका आंसर लिखें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं क्रिएटिव रीड कैसे करते हैं। उसके बाद जो पेपर आपने क्रिटिकल रीड किए उनमें से जो आपको बेहतर लगे, आप जो पास हो जाए, यानी कि जो आपके मोस्टली 80-90% क्वेश्चंस का आंसर ठीक दे रहा हो, तो आपने उसको आप क्रिएटिव रीड के लिए पढ़ना है। आप कोई और दूसरा पेपर भी चूज कर सकते हैं, बट हाईली रिकमेंड कि आप उसको वही पेपर चूज करें जो आपने क्रिटिकल रीड के लिए लिया है। एक बार याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव रीड या क्रिएटिव रीड इज डिफिकल्ट जॉब। किसी के काम में ना मसले निकालना बड़ा आसान होता है। मसलन जो है ना, बड़ा आसान है कि कोई भी सोल्यूशन होगा, मैं कहूँगा ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाता, ये ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों नहीं है, लेकिन उसका हल देना कि अच्छा ऐसे नहीं है तो क्या होना चाहिए था, फिर क्या पॉसिबिलिटी थी, और क्या हम जो है ना वो कर सकते हैं, वो ज़रा मुश्किल है उसमें। वो हर काम में मुश्किल है, ना कि रिसर्च में बल्कि हर काम में मुश्किल है। तो रीडिंग क्रिएटिवली इन्वॉल्व हार्डर, मोर पॉजिटिव थिंकिंग एंड मोर क्रिएटिव थिंकिंग। अब इसमें हम वो क्रिटिकल थिंकिंग को चेंज करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग में। अब हम इस पेपर को ऐसे पढ़ेंगे, ये पेपर बड़ा अच्छा है, ये पेपर में बड़ी चीज़ें इसने ना फैक्चुअल हैं, फैक्ट की बेस पे हैं, बड़ा पॉजिटिव पेपर है। मुझे अब इसमें देखना है इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि इसको इंप्रूव करूंगा तो वही मेरा असल में प्रॉब्लम होगी, फिर वही मेरा सोल्यूशन होगा। तो क्रिएटिव रीड में हम हमेशा शुरू करते हैं कि पेपर की नॉवेल्टी क्या थी। इसके अंदर ये हम देखेंगे, पहले जब हम क्रिटिकली देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि गैप क्या था, कि उसके अंदर ना उसने क्या चीज़ को आइडेंटिफाई किया। अब हम देखते हैं इसके अंदर अलग चीज़ क्या है। गैप, और उसमें थोड़ा सा ये पॉजिटिव वर्ड है, ये थोड़ा सा ये कि पहले काम नहीं हुआ था, इसने उसको क्या फिल किया, तो असल में वो इसकी नॉवेलिटी बनती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसकी कौन सी डिमेंशन थी जो इसमें जो है वो न्यू थी। इससे हमें हमारे लिए एक नई डायरेक्शन ओपन होगी काम करने की। उस पेपर से हमें मिलेगा कि इसने नॉवेलिटी ये यूज़ किया, मे भी हम किसी और प्रॉब्लम में कोई नॉवेलिटी यूज़ कर दें। उसके बाद आप ये इस पेपर को पढ़ें, नोट्स वगैरह लें, इसकी नॉवेलिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उसको लिस्ट डाउन करें। ये बड़ा आपको बेनिफिशियल होगा। मसलन मेरा जो पहला पेपर, दूसरा पेपर था जो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा पेपर है, उसमें नॉवेलिटी ये थी कि मैंने ना डिस्कोर्स इंफॉर्मेशन को यूज़ किया था। अब ये डिस्कोर्स इंफॉर्मेशन को मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ किया था, और ये मेरी नॉवेलिटी नहीं थी, किसी ने डिस्कोर्स इंफॉर्मेशन को यूज़ किया हुआ था टेक्स्ट समराइजेशन के लिए, और वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, उर्दू में किसी ने नहीं यूज़ किया था। तो मैं टेक्स्ट समराइजेशन का पेपर पढ़ रहा था, उसमें उसने डिस्कोर्स इंफॉर्मेशन को यूज़ किया था, तो मैंने फिर डिस्कोर्स इंफॉर्मेशन उर्दू में आइडेंटिफाई की कि वो क्या हो सकती है, और फिर उसके ऊपर फिर मैंने सेंटिमेंट सेम यही। अब ऑफ कोर्स मेरा कोई पेपर बड़े सेंटिमेंट एनालिसिस का, तो वही डिस्कोर्स इंफॉर्मेशन वो मे भी इंटेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करना, या वो टेक्स्ट समराइजेशन के लिए यूज़ कर ले, क्योंकि टेक्स्ट समराइजेशन ज़रा हायर लेवल काम है, सेंटिमेंट एनालिसिस काम है, फिर इंटेंट आइडेंटिफिकेशन आता है। तो ये अगेन ये मुझे नॉवेलिटी मिली किसी के पेपर थे, मैंने वो नॉवेलिटी अपने एरिया के अंदर यूज़ की। इसी तरह जब हम नॉवेलिटी आइडेंटिफाई करते हैं और आप 2021 में कोई नॉवेलिटी वाकई किसी अच्छे ऑथर की आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास 10-15 पेपर, 5-6 पेपर इजीली आपके हाथ में आ गए हैं, जो आप आगे जिसके ऊपर काम करके पब्लिश कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड कि आप जब भी क्रिएटिव रीड कर रहे हो नॉवेलिटीज़ को आप लिखते रहें साथ साथ। मैं ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको प्रीवियसली दी है, ये वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि 2-3 नॉवेलिटी आपने देखी, 2-3 पेपर देखे, आप सम टाइम पेपर्स को कंबाइन कर देते हैं नॉवेलिटीज़ को, और आप थर्ड डिमेंशन आइडेंटिफाई कर देते हैं। इसी तरह किसी ने कोई अजम्पशन की, आप उस अजम्पशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने शुरू में बात की थी, हम ये ज़रूर सोचते हैं क्रिटिकल रीड के वक्त आल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या है। मसलन ये मैंने 1-2 दफ़ा आपको क्लास में भी एग्जांपल दिया,
एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स है, हर एल्गोरिथम में ना ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर होती है, यानी कि उसके अंदर ना जो भी कॉस्ट फंक्शन होता है, एक कॉस्ट फंक्शन होता है जो एक्चुअली ओवरऑल एल्गोरिथम की कॉस्ट कैलकुलेट कराता है, वो यानी कि कॉस्ट का मतलब कितना ठीक है या कितना ठीक नहीं है। तो एक जो है ना वो कॉस्ट फंक्शन हमेशा कन्वेक्स होता है, इस तरह ये कॉस्ट होती है, पहले ज़्यादा होती है, कम होती है, फिर ज़्यादा होती है। अब इसको ऑटोमेटिकली फाइंड करने के लिए ना एक एल्गोरिथम यूज होता है ग्रेडियंट डिसेंट। अब ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम ये कुछ स्टेप लेता है और वो अपनी उसके तरफ जाता है, पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये जो स्टेप लेता है ये कितने होने चाहिए? अगर ये ज्यादा स्टेप लेगा तो अपने पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा। अच्छा, अब ये स्टेप कितने लेता है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका रेट हम कंट्रोल करते हैं मे बी एक पैरामीटर अल्फा के साथ। अब इसको कैलकुलेट करने के अपने एल्गोरिथम है। अब किसी ने हो सकता है सेम प्रॉब्लम यूज की हो और उसने अल्फा के ऊपर ना उसने डिफॉल्ट ले लिया हो, किसी ने अल्फा की वैल्यू 0.5 रखी हो। अच्छा, इसके अपने एल्गोरिथम के स्टेप साइज कितना होना चाहिए? तो मैं ये कहता हूँ कि अल्फा के 50 एल्गोरिथम्स हैं। मैं किसी ने अभी तक ना एम प्रॉप नहीं यूज किया, मैं कहता हूँ कि मैं ये वाला एल्गोरिथम ना, प्रॉब्लम वही है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू गाड़ियों के दरवाजों की फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करना। ये काम किसी ने किया हुआ था, उसकी एक्यूरेसी 88% थी। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं ना काम सारा वही है, उसके अंदर मैं उसका पैरामीटर चेंज कर देता हूँ, मैं उसके ऑप्टिमाइजेशन स्टेप ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिथम चेंज कर देता हूँ। मैंने वो एल्गोरिथम मैंने भी नहीं लिखा हुआ, किसी ने लिखा हुआ है, उसका चेंज करके देखता हूँ। तो ये क्या है, एक नई डिमेंशन है। हाँ, फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, मैं अपना ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करता हूँ जो पहले वाले एल्गोरिथम से बेहतर हो। फिर मैं सारे 50 एल्गोरिथम जो थे उनके साथ कंपैरिजन करता हूँ, मेरा एल्गोरिथम उन सबसे बेहतर है। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की रिसर्च है और ये काम देखिए बहुत छोटा सा एल्गोरिथम निकला, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ से आइडेंटिफाई होगा? जब मैं पेपर्स को क्रिएटिवली रीड करूंगा, मैं डिफरेंट चीजों में, अच्छा उसने ये यूज किया है, अगर ये कर लेते हैं तो क्या होता, मैं अगर ये कर लेते हैं, मतलब उसने 10 लेयर यूज किए हैं, मैं 4 लेयर्स के साथ करता हूं तो क्या होता, तो उससे मेमोरी कम हो जाएगी मेरी। ये रिसर्च हो, क्या मैं 4 लेयर के साथ सेम रिजल्ट ले सकता हूं? तो इस तरह के आप क्वेश्चन पूछ के जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स को वाजे कर सकते हैं। ये मैं जो अभी आपको आइडियाज दे रहा हूँ, ये असल में हम जब पेपर लिखने होते हैं या हमने PhD की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी हो तब हम ये रोड मैप यूज करते हैं। और आई हाईली रिकमेंड कि आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। अच्छा, फिर इसी तरह कोई न्यूमेरिकल मेथड है, ये मैंने एग्जांपल आपको पहले दी है, वही है। और इसी तरह मेरे काम करने का कोई प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट होंगी कि नहीं होंगी। दूसरे नंबर पे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा, अगर मैं आज फैसला कर लेता हूँ कि मैंने रिसर्च करनी है इस एरिया में, तो मेरा पेपर क्या ये वो वाला पेपर है जिसको मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ? क्या ये मेरा एंकरिंग पेपर है? इसको एंकरिंग पेपर कहते हैं। एंकर जिस तरह बहरी जहाज होते हैं ना, उसमें एक एंकर होता है, वो समुद्र में जब साले समुद्र पे वो आते हैं तो फेंकते हैं, वो नीचे जाके वो गिर जाता है साल पे, वो फिर उसको मूव नहीं होने देता। तो ये इसको हम कहते हैं एंकरिंग के। हम अपने आप को ना किसी एक जगह पे ठहरा रहे हैं, तो हमारा ये पेपर 1 है, ये वो वाला पेपर है जहाँ से हम आगे नॉलेज को एक्सटेंड करेंगे और हम अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, इसमें से गैप निकालेंगे, इसमें से प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, फिर इसी के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो एक एंकरिंग पेपर आपका, जब भी आप अपनी कोई प्राइमरी स्टडी करेंगे, ऑफकोर्स रिव्यू के लिए नहीं, रिव्यू के लिए भी एंकरिंग पेपर हो सकता है कि आप कहें कि वो फलां बंदे ने रिव्यू किया था, मैं उससे आगे रिव्यू करूंगा। तो प्राइमरी स्टडी करेंगे तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप अपना कोई एंकरिंग पेपर करें, और जब आप पेपर पढ़ रहे हैं उस वक्त ही उसको मार्क करें। जब क्रिएटिव रीड के लिए क्या मेरा एंकरिंग पेपर होगा, अगर होगा तो इसमें क्या नेक्स्ट चीज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। उसके बाद फिर अगला स्टेप आता है इन डेप्थ रीड, ये लास्ट स्टेप है। ये जब आप बहुत ही ज्यादा फाइनल कर लें किसी पेपर को कि आप में हैं, फिर आप उसकी हर इक्वेशन को, हर जो अजम्पशन है, हर चीज को चेक करते हैं। उसके एक्सपेरिमेंट भी आपको रीजनरेट करने चाहिए। इवन कि मैं तो इस बात के हक में हूँ, हालांकि अभी तक शायद मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका, कि हमारा जो भी MS की PhD की रिसर्च हो, हमारा जो एंकरिंग पेपर हो, हमें प्रपोजल अप्रूव करवाने से पहले उसका एक्सपेरिमेंट जरूर जनरेट करना चाहिए और हमें उसके रिजल्ट ले लेने चाहिए। यानी कि हमारे पास डेटा सेट हो,
हमारे पास उसका मेथड हो, जो भी वो है उस मेथड के ऊपर उसका एल्गोरिथम हम चला के देखें और उसके रिजल्ट्स हमारे पास हों। बाद में हम क्या करें, जब हम पीएचडी की रिसर्च कर रहे हैं हमें बस ये काम करना पड़े, हम सिर्फ प्रपोज मेथड के ऊपर यानी कि एल्गोरिथम को चेंज करें, उसके एल्गोरिथम को अपने एल्गोरिथम के साथ रिप्लेस करें, देखें हमारे रिजल्ट उससे बेहतर आते हैं कि नहीं आते। तो हम जब असल में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यहाँ तक है, यहाँ तक ये हम कर लें, उसके बाद फिर हमें प्रपोज सोल्यूशन पे जाना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं करते तो फिर हमें आखिर में जाके बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा। बिलीव मी कि वो समटाइम ऐसे लगता है कि जैसे ये रिसर्च करनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी आप काम करो, ये एकदम नहीं होने वाला काम। असल में जब हम सोचते शुरू कर देते हैं उस वक्त ना 2 साल गुजर गए होते हैं, 6 माह रह गए होते हैं, आपके पीएचडी का टाइम, प्रपोजल का टाइम खत्म होने वाला होता है, फिर आपकी बस प्रपोजल आपने सेट करवानी होती है। तो इट देयरफॉर एट द मोमेंट इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि आप इस तरह सोचना शुरू कर दें। आप 1 साल के अंदर अंदर जो भी आपकी एंकरिंग स्टडी है 1-1.5 साल में, आप उसका एक्सपेरिमेंट जनरेट कर लें, उसको वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट अचीव कर लें जो आपका एंकरिंग पेपर है। फिर आपने बस क्या करना है, आपने अपना प्रपोज मेथड बनाना है और वो करना है। आईओटी का पेपर है, आईओटी का पूरा सिमुलेटर अगर करना है या डिवाइसेस पे करना है तो पूरा एल्गोरिथम यूज कर लें। जिस भी आईओटी के सिक्योरिटी के एल्गोरिथम को आपने इंप्रूव करना है वो पूरे का पूरा आप जो है वो पहले सजेस्ट कर दें। उसका जो भी पेपर आपने जिसको एंकर किया हुआ है उसका एल्गोरिथम पूरे का पूरा इंप्लीमेंट कर लें सिमुलेटर में, उसके रिजल्ट लेके देख लें अच्छा सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है कि नहीं हो रही। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आपने जी एक एल्गोरिथम बनाना है जो उससे बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। वो पहले वाली जो सिक्योरिटी होती है उसको उनको ये पता ही नहीं होता कि आईओटी का नेटवर्क कैसे बनना है और उसके ऊपर वायरस अटैक करना है। जब वायरस अटैक करेंगे तो फिर पता चलेगा ना कि ये वायरस आपके एल्गोरिथम से पहले जब वायरस अटैक कर रहे थे तो ये अटैक सक्सेसफुल हो रहा था। अब आपका एल्गोरिथम यहाँ पे कोई रन हो रहा है इन डिवाइसेस के ऊपर, तो अब वायरस अटैक सक्सेसफुल नहीं हो रहा। तो पहले आप ये करने से पहले, प्रॉब्लम पिक करने से पहले आप वायरस अटैक सिमुलेट करवा लें और फिर आप एल्गोरिथम सजेस्ट करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इस चीज़ पे ना हम सबको जो है ना बड़ा क्लोजली चेक रखना चाहिए। आपको भी अभी आप स्टार्ट में और अभी से आप सोचेंगे वो बाद में जो है ना ये बातें बाद में नहीं होती। इट इज़ वेरी शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल डेट, और जब भी आप शुरू करें उसी वक्त आपको ये इस तरह सोचना चाहिए। फाइनली जो है वो ये असाइनमेंट है, यू नीड टू एक्सटेंड योर प्रीवियस असाइनमेंट 4 टू जो असाइनमेंट 4 थी दैट वाज up to 30 पेपर, now you need to extend to the 50 पेपर्स। आपको 50 पेपर तक एक्सटेंड करनी है। आपको कोई भी इन 50 में से जो भी आपको लगे you need to read 2 पेपर critically, और फिर आपको उनमें से उन 2 में से कोई जो भी लगे you need to read 1 पेपर creatively। तो 2 और 1 पेपर आपने करने हैं इसमें, और इसको अलग सेक्शन बना कर रिपोर्ट करना है। यानी कि ये पेपर मैंने क्रिटिकली रीड किया, ये मैंने क्रिएटिवली रीड किया। उसके बाद ये बात सिर्फ आपकी वो रिव्यू के लिए, क्योंकि अभी मैं कुछ असाइनमेंट्स देख रहा था वो अजीब तरीके से आपने सबमिट की हुई हैं। उसमें आप अब जो भी असाइनमेंट है उसमें एक्सटेंड हो रही हैं, पहली वाली वो साथ रहेंगी। बैकग्राउंड हर असाइनमेंट के शुरू में एक सेक्शन होगा बैकग्राउंड का, उसमें आपका रैशनल होगा। आप उसमें अपना रिव्यू पेपर का लिखेंगे, मैं क्यों ये रिव्यू पेपर लिख रहा हूँ। आप प्रेफर करेंगे जो पहले रिव्यू पेपर लिखा था उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, वो साथ साथ आप हर दफ़ा अपडेट कर लिया करें। जब आप पढ़ते हैं उस वक्त उसको अपडेट कर लें कि आपको नई चीज़ जो मिली है। उसके बाद फिर आप रिसर्च प्रोटोकॉल अपना लिखेंगे कि मैं कैसे रिसर्च करूँगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे तमाम पेपर की एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो पेपर आपने क्यूरी स्ट्रिंग, क्योंकि रिसर्च प्रोटोकॉल में क्यूरी स्ट्रिंग होगी, उसी की बेस के ऊपर जो है वो आपके पेपर आएंगे। मेक श्योर जिस तरह अभी लाइक ने क्वेश्चन पूछा था कि इफ यू नीड टू ऐड पेपर फ्रॉम सम अदर रिसोर्सेज लाइक स्नोबॉलिंग इफेक्ट और यू फाइंड इट फ्रॉम सम मैगजीन और अदर फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, मैंने कोई रिकमेंड कर दिया या कुछ इस तरह का, देन यू नीड टू क्लियरली मेंशन द सोर्स ऑफ दैट पेपर्स, कि वो पेपर्स क्या अल्टरनेट रिसोर्सेज हैं। क्यूरी स्ट्रिंग इज वन वे टू कलेक्ट द पेपर, देयर कुड बी अदर रिसोर्सेज एज वेल, देन यू नीड टू स्पेसिफाई दोज रिसोर्सेज कि ये क्यूरी स्ट्रिंग से आए थे, ये उससे आए हैं, और ताकि अगर मैं आपकी क्यूरी स्ट्रिंग चलाऊं तो मेरे पास भी वो रिजल्ट आने चाहिए। अगर ये वो रिजल्ट ना है जो आपने उसमें कुछ किया हुआ, इसमें कुछ किया हुआ, तो और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो
एफ है उसमें वो आगे पेपर नहीं चेक होना, ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली ये यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद जो है एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी रिजेक्शन रेट 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि एक बच्चा जो है मेरे से मुझे कह रहा था सर मैंने क्यूरिस्टिंग बनाया तो मेरे से सिर्फ 20 पेपर एलिमेंट निकले हैं तो मैं 30 तो हो नहीं रहे थे, मैं 20 ही जमा करवा दूँ। नहीं, आपकी क्यूरिस्टिंग गलत है। आप क्यूरिस्टिंग को अपडेट करें, आप उसको मीनिंगफुल करें। ऐसा ना हो कि उसकी 70% से रिजेक्शन रेट ज़्यादा है। अगर 30% से रिजेक्शन रेट ज़्यादा है तो उसका एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 70% होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 100 पेपर क्यूरिस्टिंग में आते हैं तो 30 आप रिजेक्ट कर दें, आप पूरे के पूरे सारे नहीं रिजेक्ट कर देना। ये ना हो कि क्यूरिस्टिंग ऐसे ही बना दें, बाद में कहेंगे एक पेपर ये था बस सर वो उसी का वो करना है, तो ऐसा नहीं करना। उसके बाद आपने तमाम जो सवाल अभी हमने पहले डिस्कस किए हैं अभी के लिए यही हैं। I told you कि gradually you will come up with your own answers. You can add question within these questions. वो आप इस question set में न्यू question add कर लें, I never mind, but at least ये questions ज़रूर होंगे। इसी सवालों के जवाब आपने लिखने हैं 2 पेपर्स के लिए, रेलिवेंट पेपर के लिए। उस पेपर का टाइटल, उसकी साइटेशन, फिर उस सवाल एक तरफ एक टेबुलर फॉर्म में एक तरफ सवाल अगली तरफ जवाब, अगली तरफ सवाल जवाब, इस तरह कर लें। या ऊपर क्वेश्चन लिख दें नीचे जवाब लिख दें। तो जो भी उसका कोई फॉर्मेट मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा वो दैट इज ओपन। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टिव रीड करना है वो एक पेपर का करना है, उसके भी सारे सवाल जो हैं वो हैं। तो ये करेंगे तो फिर आगे अगली असाइनमेंट होगी। अगली असाइनमेंट के बाद फिर आपका वो रिव्यू पेपर की पहले रिव्यू पेपर की सबमिशन है जो ग्रेडेड होगा। मे बी मिड टर्म की जगह वही आपके रिव्यू पेपर की ग्रेडिंग को अभी मुझे नहीं पता, वो मैं सर से डिस्कस करके उनकी परमिशन के साथ हम कोई फाइनल लाइन करेंगे। बट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि वो मैंने पूरी कोशिश की है कि उसको क्लैरिफाई कर दूं चीज़ों को, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड का आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे इसमें सेशन में। तो अभी इसको जो है मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आप जल्दी अपलोड करता हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।